बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस मॉड्यूल को लेक्चर टॉपिक में 121 तक किया था। ठीक है, MGT 401 के। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, 126 तक इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये जो लेसन है इसके अंदर भी उसने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दी है। देखते हैं जी क्या कहता है वो। सैंपल कंपनी परचेज मशीन फॉर ₹100 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2020। 2020 जनवरी 1 को उसने 100 मिलियन की मशीन परचेज की है। दैट इज बी डेप्रिसिएटेड एट 10% यूजिंग स्टेट एंड मेथड। स्टेट एंड मेथड का मतलब ये है कि हर साल 100 मिलियन का 10% हम चार्ज कर लेंगे। तो इसका मतलब है ये 10 ईयर्स तक ये मशीन चलने वाली है। द मशीन वॉज रीवैल्यूड एट ₹120 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2021। 2 साल बाद मशीन को रीवैल्यू कर लिया गया। ठीक है, देखें ना, 1 जनवरी 2020 है और ये 31 दिसंबर 2021 है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का है। 2 ईयर्स के बाद ये मशीन रीवैल्यूड होगी 120 मिलियन की। अब 8 साल पीछे रह गए हैं। तो अब हम जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 120 मिलियन का 10% लेंगे। ठीक है, नीचे वो कैलकुलेट करेगा। वैसे सूल तो यही बनता है कि हम इसको 8 पे डिवाइड कर दें और जो डेप्रिसिएशन निकलती है वो चार्ज कर लें। लेकिन हम आगे चलते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। सैंपल कंपनी एस्टिमेटेड दैट देयर इज नो चेंज इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ रीवैल्यूड मशीन। हाँ जी, रिमेनिंग लाइफ जो है वो 8 साल रह जाएगी। ऑन 31 दिसंबर 2022 2022 में इट वाज फाउंड दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट वाज नॉट मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। जो कैरिंग अमाउंट है वो उसकी फेयर वैल्यू से डिफरेंट नहीं है। सैंपल कंपनी डिस्पोज द रीवैल्यू मशीन। उन्होंने 2023 में ये मशीन 4 साल बाद बेच दी है 50 मिलियन की। अब देखते हैं जी हमारे पास मशीन कितने की है। ओके जी, ऑन 31 दिसंबर कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2023। 2023 की हमने रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है तो सेम वही मेथड आएगा कि इसको उसने चूंकि ये कह दिया है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 8 पे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो 100 मिलियन है वो उसका 10% जो है वो, यानी कि 10 ईयर्स पे ही डायरेक्टली ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा। हम 10% क्या लेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 मिलियन आ जाएगा। अब 2 साल तो 10 मिलियन चार्ज होती रही तो फिर ये 8 मिलियन रह गया, लेकिन ये 120 मिलियन रह गई। तो अब 8 साल पीछे हैं तो 8 पे डिवाइड होगा तो ये 15 मिलियन जो है वो हर साल चार्ज होगा। अब 2022 में हमने, ये जी 2022 को हमने 15 मिलियन चार्ज कर दिया। तो पीछे उसकी वैल्यू रहेगी 105 मिलियन। और 2023 में भी हमने 15 मिलियन चार्ज किया, अब उसकी वैल्यू रहेगी 90 मिलियन। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है 5 मिलियन का हमें मिला क्योंकि 10 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, लेकिन हमने चार्ज की है 15 मिलियन। तो 5 मिलियन का हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस मिल गया जी। नेक्स्ट आते हैं जी। अब मशीन कितने की रह गई? 90 मिलियन की। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 30 मिलियन हो गई है क्योंकि रीवैल्यूएशन जब हो गई है तो तब डेप्रिसिएशन पिछली तो खत्म हो गई। अब अगली बात करते हैं, 2 साल की डेप्रिसिएशन 15 मिलियन और 15 मिलियन 30 मिलियन आ गया। कैश हमने मशीन 50 मिलियन की सेल की है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन 40 मिलियन आया। और मशीन जो है वो 120 मिलियन की चौकी हो गई थी। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। रीवैल्यूएशन सरप्लस में हमारे पास 35 मिलियन आ गया। किस तरह से? 40 मिलियन टोटल बनना था 3 सालों का। और 5 मिलियन जो कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल गया। तो 35 मिलियन यहाँ पे आ गया। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। नेक्स्ट है टॉपिक 123, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स डेप्रिसिएशन। जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे हम। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज एलोकेटेड ऑन द सिस्टमेटिक बेसिस। मैं आपको थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा समझा दूं डेप्रिसिएशन के वाले से, कैसे कैसे चार्ज होती है, इसको छोड़ते हैं हम। ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। ठीक है, रीड जरूर कीजिएगा, मिस ना कीजिएगा। मैं इसको सारे को हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए याद या नहीं रहे, लेकिन मैं चीजें आपको सिंपली समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन जो है हमने अभी बात की डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट।
ये कई दफा हमने बात की है कि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज का बात बनता है। जब डेप्रिसिएशन की हम एंट्री पास करते हैं तो हम यहाँ पे साथ क्रेडिट करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम एसेट में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते बल्कि ये एंट्री हर साल करते चले जाते हैं। जब हम एसेट सोल्ड करते हैं तो सोल्ड के टाइम टाइम पे सारी की सारी डेप्रिसिएशन जो है वो हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये करते रहे हैं, और सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगी जो हमारा फिक्स एसेट है उसके अकाउंट से। ये बात होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके मेथड के हवाले से। तो जो डेप्रिसिएशन का मेथड होता है, जो नॉर्मल रूटीन में मेथड यूज किए थे वो तीन होते हैं। एक है नंबर ऑफ इयर्स मेथड, कितने साल मशीन की अमाउंट है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दोनों मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में भी जितनी परसेंटेज दी जाती है, अगर 10% दी गई थी तो अल्टीमेटली वो नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स हो जाएंगे। तीसरा आता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जो बैलेंस रिमेनिंग रह जाएगा उस पर। ये कम यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन जेन में रखिएगा। दूसरा मैंने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का आपको समझा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं लेसन नंबर 124 पर, अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड अदर इंपॉर्टेंट कंसर्न्स। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें वो करेगा। सबसे पहली चीज, सिग्निफिकेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सिग्निफिकेंट पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो सेपरेटली हमने उसके साथ अटैच किए हैं, जो यहाँ जो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऐड किए गए हैं, या फिर जो एडिशनल एग्जिस्टिंग पार्ट था वो आउट हो गया तो कोई नया पार्ट इंस्टॉल किया गया है, तो वो सेपरेटली उसकी डेफिनेशन चार्ज होगी, क्योंकि वो भी उसका हिस्सा है और उसकी यूजफुल लाइफ तक वो यूज होगा। कास्ट ऑफ रिप्लेसिंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज। जो भी रिप्लेसिंग कंपोनेंट होगा उसको कैपिटलाइज करना है, तभी उसकी डेफिनेशन चार्ज हो सकती है। हाँ, स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। अब देखें ना, गाड़ी है, गाड़ी के जो टायर्स चेंज होंगे या टायर्स का नहीं हम कंसिडर करते हैं, हम उसका ऑयल फिल्टर कह लेते हैं, हम उसका फ्यूल फिल्टर कह लेते हैं, हम उसका एयर फिल्टर कह लेते हैं। ये हर सर्विस पे चेंज होते हैं, तो आप इनको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये हर दफा चेंज होने हैं। देर आर क्लासिफाइज एज द आइटम्स ऑफ पीपीई फिक्स एसेट व्हेन दे मीट फॉर द डेफिनेशन बीइंग आर पीपी आर क्लासिफाई एज इन्वेंट्री व्हेन डेफिनेशन ऑफ। अजीब बातें कर रहा है, चल खैर चलें। मैंने आपको बता दिया कि ये एक इन्वेंट्री के तौर पर कंसिडर होंगे, इनको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। डिस्पोजल के बारे में बात कर रहा है वो, रिमूवल ऑफ एसेट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन डिस्पोजल। जब डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो फिर एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से रिमूव कर दें। गेन और लॉस ऑफ डिस्पोजल, जो गेन और लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चार्ज होगा। When revaluation asset is disposed of, any revaluation may be treated directly to the retained earning। जो हमने एसेट रीवैल्यू किया है उसका जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग को चार्ज हो जाएगा। जी, हमारा आज का सेकंड लास्ट टॉपिक, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एसेट को डिस्क्लोज किस तरह करना है। अब देखिए, एसेट को डिस्क्लोज करने के दो तरीके हो गए जो हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं उनके मुताबिक। मैं यहां बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। ऊपर जो बात वो करेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम जनरली कुछ चीजें जनरल भी सीखनी चाहिए। डिस्क्लोज जब करना है तो डिस्क्लोज करने के दो तरीके आते हैं। एक ये है कि जब एसेट लिखा, जब भी लेस डेप्रिसिएशन उसकी एक्चुअल अमाउंट आ गई। दूसरा क्या है, हम डेबिट साइड पे एसेट लिखते हैं, यानी कि एसेट साइड पे, और लाइबिलिटी साइड पे हम उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। ये तरीका इन प्रैक्टिस नहीं है और गलत तरीका है, लेकिन कई लोग इसको यूज करते हैं अपने एसेट्स को ज्यादा शो ऑफ करने के लिए। एक्चुअल तरीका यही है कि एसेट की हमेशा ओरिजिनल अमाउंट लिखी जाए जितने का एसेट परचेज किया है, या आफ्टर रीवैल्यूएशन जो अमाउंट हो गई है वो जितने का भी है, और हर दफा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हर साल उसमें से माइनस की जाए, और एक्यूमुलेट जितनी होती चली जाएगी वो सारी उसमें से माइनस होगी।
इसका मतलब है जब तक एसेट मौजूद है उसका साथ साथ एक कॉन्ट्रा अकाउंट अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का भी लेजर जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, पीछे पढ़ लेते हैं कि पीछे उसने क्या बात की। डिस्क्लोजर इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू मेजरमेंट बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग एंड ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन मेथड। जी, डिस्क्लोजर में ये चीजें इंक्लूड होती हैं, लेकिन सिर्फ यहां तक डिस्क्लोजर नहीं है। डिस्क्लोजर में जो जो कुछ है वो हर चीज आप डिस्क्लोज करेंगे। आप डेप्रिसिएशन के रेट्स भी डिस्क्लोज करेंगे, आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी डिस्क्लोज करेंगे, एसेट की एक्चुअल अमाउंट भी डिस्क्लोज करेंगे। A reconciliation of a carrying amount at the beginning and end of the period showing additions, asset classified as held for sale, other disposal, acquisition through business combination। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेसन लास्ट लेसन है हमारा, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड फिक्स एसेट शेड्यूल। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में हमारे पास है 2.5, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ऑल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्टेटेड कॉस्ट लेस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन किसमें डिस्कस हुआ है? IAS 16 में। डिस्ट्रीब्यूशन डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो डेप्रिसिएशन है वो भी IAS 16 में डिस्कस हुई है। रेजिडुअल वैल्यू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन मेथड्स आर रिव्यूड एनुअली। जो रेजिडुअल वैल्यू है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, उसको रिव्यू करना एनुअली। ये भी IAS 16 ही बताता है। गेन और डिस्पोजल सारा कुछ IAS 16 ही हमें बताता है, और इसको जहन में रखिएगा, ये MCQs भी है आपका। IAS 16 क्या है जी? Property plant equipment provides detailed guideline for recognition, measurement, presentation and disclosure of tangible fixed asset। IAS 16 में ये कहता है कि आपने अपने प्लांट इक्विपमेंट की डिटेल गाइडलाइन, रिकग्निशन, उसकी मेजरमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन, हर चीज डिस्क्लोज करनी है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। जी, लेस चैप्टर नंबर 8 तक हमारा आज काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लेसन अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।